सुप्रभात। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैनपुर द्वारा संचालित डिजिटल कक्षाओं में आज हिंदी साहित्य की डिजिटल कक्षा में आपका मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में छंद प्रकरण से संबंधित हम चर्चा कर रहे थे। उसमें पूर्व की जो कक्षाएं हुई हैं उनमें हमने छंद का सामान्य अर्थ, उसके भेद, उपभेद, छंद के अंदर काम आने वाली पारिभाषिक शब्दावली यथा, लय, गति, यति, चरण आदि के बारे में, साथ ही गण के प्रकार आदि के ऊपर चर्चा की, मात्रा गणना आदि के नियमों की चर्चा की। द्वितीय कक्षा में हमने हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है उसमें छंद प्रकरण से संबंधित मात्रिक छंदों के ऊपर चर्चा की थी। मात्रिक छंदों के सामान्य लक्षण और उसके उदाहरण, उनके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्णिक छंदों पर चर्चा करने जा रहे हैं। वर्णिक छंदों में सबसे पहले हम द्रुत विलंबित छंद के ऊपर चर्चा करेंगे। द्रुत विलंबित छंद है, यह वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जो क्रम से नैगण, भैगण, बैगण, रैगण के रूप में होते हैं। सामान्य रूप से हमें किसी भी छंद से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाता है कि द्रुत विलंबित छंद के ऊपर प्रकाश डालिए या द्रुत विलंबित छंद का अर्थ बताते उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए, तब हमें इसके सामान्य लक्षण है इनको लिखना है। जैसे 3 सामान्य लक्षण हमने देखे इनको, इसके साथ ही हमें एक उदाहरण को कंठस्थ रखना है, उसको समझाना है कि कैसे कैसे आपने वर्णों की गणना की है, कैसे कैसे आपने उसमें मात्राओं की गणना की है, वो सब एक पंक्ति में बताते हुए आपको उसको समझाना है। देखिए उदाहरण, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राज थी, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा इस उदाहरण में दिवस का अवसान समीप था, यहाँ तक 12 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब 12 वर्ण तो हो गए, लेकिन इन वर्णों का भी एक क्रम है। ये वर्ण किस रूप में आएंगे? नैगण। पूर्व में हमने गणों के बारे में पढ़ा था, जैसे यह माता राजभांसल का सूत्र से कि हिंदी जो छंद प्रकरण है उसमें 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। जैसे इनके 8 भेद होते हैं, उनमें से नैगण नैगण जब होगा तो इसमें तीनों लघु वर्ण होंगे। बैगण में प्रथम वर्ण गुरु, अगले 2 वर्ण लघु होंगे। इसी तरह से रैगण में पहला गुरु, फिर लघु और फिर गुरु होते हैं। इसी क्रम के अनुसार जब देखेंगे हम दिवस में नैगण के तीनों लघु वर्ण हैं, तो दिवस में भी तीनों लघु वर्ण आएंगे। फिर अगला क्या है? बैगण। भले ही चाहे शब्द है उसमें आगे पीछे वर्ण है वो हो सकते हैं, लेकिन जो 3 वर्ण हम कंटिन्यू देखेंगे वो बैगण के रूप में होंगे, तो गुरु, लघु और लघु। अगला है वो भी बैगण का होगा, तो यहाँ से सानय और सै तक, यहाँ भी पहला गुरु, फिर लघु, फिर लघु। इस तरह से फिर मी, पै, था, ये 3 वर्ण, अर्थात ये जो सार्थक रहे वर्ण हैं उन तीनों को गिनना है, चाहे वो शब्द में से आगे पीछे हो जाए। उस चीज़ का हमें विशेष रूप से ये नहीं कि ये शब्द टूट गया इसका क्या है, ऐसा हमारे दिमाग में प्रश्न नहीं करने हैं। 3 वर्ण, चाहे अगला शब्द हो चाहे पहले का शामिल हो, उनके हिसाब से 3 वर्णों का जो क्रम है वो नैगण, भैगण, बैगण और रैगण के रूप में होता है। इसी तरह से हम किसी भी चरण में अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। जैसे हम देखें इसमें कमलिनी में तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आधा जो वर्ण आया है लय, इसकी वर्ण गणना नहीं की जाती है, न इनकी मात्रा लगाई जाती है। इससे पूर्व वाले वर्ण पर मात्रा का प्रभाव पड़ता है, जो हमने पहले नियमों में देखा था। फिर आगे लय और भय को गिनेंगे, फिर की। अब पै आधा है और र, तो इसमें क्या है? पै आधा है और उसमें र है, तो आधे पै की मात्रा ना लगा करके र की मात्रा लगाते हैं, और फिर भा का गुरु। इसी तरह से ये सामान्य जानकारी रखनी। फिर पुनः गिने इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और 12, अर्थात प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे और उनका जो क्रम है वर्णों का वो रहेगा नैगण, भैगण, भैगण और रैगण के रूप में। मैं समझता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अन्य जो 2 पंक्तियाँ मैंने छोड़ी हैं इनको आप घर पर अपनी नोटबुक में अच्छे से एक बार मात्रा लगा करके देखेंगे। मात्रा के जो नियम है उनको पुनः एक बार पढ़ लेंगे और फिर उसके हिसाब से इनको मात्रा लगा करके वर्ण तो आप गिन ही लेंगे, उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत आनी नहीं है। और मात्राओं से संबंधित जो सामान्य नियम है उनका अध्ययन कर करके मात्रा लगाएंगे तो जो नैगण, भैगण, भैगण और रैगण के रूप में ही आएंगे। पुनः देख लेते हैं। द्रुत विलंबित छंद है, वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं जो क्रम से नैगण, भैगण, भैगण और रैगण के रूप में होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्णिक छंदों में ही अगला छंद है कवित छंद। कवित छंद है, यह भी वर्णिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इसमें 8 चरण होते हैं और 16 एवं 15 वर्णों पर यति होती है। इसमें जैसे अपन ने यगण, मैगण, रैगण देखे थे नैब भर में, तो वैसे इसमें कोई विशेष गणों का निश्चित विधान नहीं होता है कि इसमें यगण आएगा, मैगण आएगा, रैगण आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही इसके 2 भेद भी होते हैं, जैसे एक को मनहरण कवित कहते हैं और एक को घनाक्षरी कवित कहते हैं। मनहरण कवित में 31 वर्ण होते हैं और घनाक्षरी कवित में 32 या 33 वर्ण हो सकते हैं। फिर विद्यार्थियों कवित छंद है, उसके ऊपर सामान्य रूप से हम देखें यह वर्णिक छंद होता है। इसके 8 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति आती है और इसमें गणों का कोई निश्चित विधान नहीं होता है। साथ ही इसके 2 भेद होते हैं, मनहरण कवित और घनाक्षरी कवित। अब हम इसका एक उदाहरण है वो देखते हैं। पात भरी सहरी सकल सुत बारे वारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाइयो। यहाँ तक एक चरण है, क्योंकि एक पृष्ठ में पूरा चरण वो लिखा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इनको 2 टुकड़ों में बांट करके लिख दिया है। एक पंक्ति तो ये रखी है, दूसरी पंक्ति ये रखी है, लेकिन चरण दोनों का एक ही है। अब पहले वाले में देखते हैं, पात भरी सहरी सकल सुत बारे वारे में। इसमें अपने को केवल वर्ण गिनने हैं, मात्रा का तो विशेष प्रावधान है नहीं, तो वर्ण गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। उसके बाद में यति आ गई 16 वर्णों के बाद में। फिर अगला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दूसरी यति कहाँ आई? 15। अब इस एक चरण में कितने वर्ण हो गए? 31 वर्ण। इसी तरह से हम किसी की भी, जैसे लास्ट पंक्ति देखें, यहाँ से इसकी गिने, इसमें केवल वर्णों की गणना करनी है, मात्राओं को कोई विशेष ध्यान नहीं रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 16 वर्णों पर फिर यति आ गई। अगला देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अर्थात कितने हो गए? 15। सामान्य जो लक्षण देखे थे हमने, कवित छंद है, उसमें 8 चरण होते हैं, वर्ण 31 होते हैं प्रत्येक चरण में, गणों का कोई विशेष प्रावधान नहीं होता है और वर्ण गिनने हैं तो वर्णिक छंदों पर आधारित है। तो हमने इसका जो उदाहरण में देखा कि प्रत्येक जो चरण है उसमें 31 वर्ण आ रहे हैं, 16 और 15 वर्णों पर यति है। सामान्य रूप से परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको पहले लक्षण लिखने हैं और उदाहरण है उसको अपने को अच्छी तरीके से आत्मसात करना है। अगर वो सामान्य रूप से हमें इसके सामान्य लक्षण पता है और उदाहरण याद नहीं है, तो फिर जो 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है उसमें हम पूरे अंक प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, न ही परीक्षक है वो आपको पूर्ण अंक दे पाएगा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला छंद है वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद भी वर्णिक छंद होता है। इसके भी प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं जो क्रम से जयगण, तैगण, जयगण, रैगण के रूप में होते हैं। फिर विद्यार्थी मैंने इसके सामने ये जो लिखा है तो ये आपको ध्यान रखना है, वंशस्थ जत जर।
इतना ध्यान रह जाएगा तो आपको इससे ये पता चलेगा जैसे जयगण है तैसे तैगण है, और जैसे फिर जयगण है, और फिर वैसे रैगण। अर्थात तो 12 वर्ण तो अपने द्रुतविलंबी छंद में भी आ रहे थे, उनका क्रम क्या था, नभ भर। लेकिन यहाँ क्या रहेगा, जत जर। ये जैसे सामान्य रूप से ट्रिक्स ही मान लीजिएगा आप कि आपके याद रह जाएंगे। भी सामान्य फिर इनको आप व्याख्या कर करके आप इनको लिख देंगे, आपके ध्यान भी रह जाएगा और एक छोटा सा संकेत मात्र रूप में आपको समझ में भी आ जाएगा। अब इसका जो उदाहरण है उसके ऊपर हम चर्चा करें तो जो गण हैं उनका क्रम होगा, पहला जयगण, फिर तैगण, फिर जयगण आएगा और फिर रैगण होगा। तो 3-3 वर्ण हैं, उनका समूह बनाएंगे, गण बन जाएंगे। उसके बाद में उसकी मात्रा है उनको गिनेंगे। अर्थात पहले तो वर्ण गिनते हैं इसके 1 2 3। हमने पूर्व पढ़ लिया कि आधा जो वर्ण है उसकी ना तो मात्रा गिनी जाती है और ना ही उसको वर्ण गिना जाता है, ये हम जानते हैं। उसके बाद में आगे यहाँ एक वर्ण है, यहाँ एक वर्ण है, ये एक वर्ण है, यहाँ ये 4 वर्ण हो गए, फिर ये 3 वर्ण हो गए। अर्थात 3 और 3 6, 3 3 9 और 3 चौक 12 वर्ण हो गए। पहला जो हम देखते हैं दिनांत पर मात्रा लगाते हैं, तो दि की तो लघु, फिर ना के ऊपर गुरु की मात्रा। अब इसके बाद में आधा न है तो इसकी वर्ण गणना होगी नहीं, क्योंकि पूर्व में ये गुरु है तो इसके ऊपर मात्रा पहले से गुरु लगी हुई है, फिर लघु आ गई। फिर था के ऊपर गुरु है, थे के ऊपर गुरु है, फिर द के ऊपर छोटी की मात्रा होने से लघु की मात्रा लगी है, न के ऊपर फिर लघु की मात्रा है, ना के ऊपर गुरु की मात्रा है, और फिर था के ऊपर लघु की मात्रा है। इसी तरह से डूबते पर गुरु है, फिर लघु है, फिर गुरु है। अब इनका क्रम है वो ध्यान रखना है। दिनांत के 3 वर्ण यहाँ से यहाँ तक गिनने हैं। ये वर्ण गिने तो इसकी मात्रा तैगण के अनुसार देखो, लघु गुरु लघु, तो लघु गुरु लघु आ रहे हैं। फिर अगला क्या है, तैगण। तैगण में तीनों गुरु गुरु और लघु आ रहे हैं। फिर अगले 3 वर्ण गिनेंगे तो वो क्या होंगे, वापस जयगण के अनुसार लघु गुरु और लघु। फिर अगला 3 वर्ण है वो किसमें होंगे, रैगण में, गुरु लघु और लघु। इसी तरह से हम अन्य एक पंक्ति के ऊपर देख लेते हैं। दिगंत में गोरज थी समुत्थिता, इसके ऊपर देखते हैं। तो जो आधे आधे वर्ण आ रहे हैं उनको तो वर्ण गिना नहीं जाएगा। जैसे दिगंत में नया आधा वर्ण है, समुत्थिता में तय आधा है, तो इनकी वर्ण गणना है वो नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो शेष बच गए उनके ऊपर मात्रा लगाते हैं। द के ऊपर लगेगी, गय है वो लघु वर्ण है, लेकिन उसके बाद में आधा अक्षर होने से मात्रा के जो नियम पढ़े थे उनमें इसके ऊपर गुरु की मात्रा हो गई, फिर लघु हो गया, फिर गुरु है लघु है लघु है गुरु है लघु है। अब मैं के अंदर छोटू की मात्रा है, आगे तय है, तो इसकी क्या हो जाएगी, गुरु मात्रा हो जाएगी, थ के ऊपर लघु लगेगी, फिर गुरु हो जाएगी। इस तरह से इनमें जो क्रम है 3 वर्णों का देखेंगे दिगंत तक का, तो जयगण के अनुसार लघु गुरु लघु है। फिर अगले 3 वर्ण में गो रह तक, यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु गुरु और लघु, ये क्रम आ रहा है। फिर अगले जय थी और स तक, तो इसमें लघु गुरु और लघु आ रहा है, जयगण के अनुसार पूरे नियम हो रहे हैं। और फिर समुत्थिता में मुँह थ और ता की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि आदत तय आ रहा है, उसकी मात्रा पूर्व वाले वर्ण पर हो जाएगी। तो गुरु लघु और लघु रैगण के अनुसार पूरी मात्राएं आ रही हैं। इसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हमें प्रत्येक चरण के अंदर जो मात्राएं हैं उन मात्राओं की भी गणना करनी है, और उनके सामान्य जो वर्ण हैं उनकी भी पूर्ति होनी चाहिए। अर्थात तो वर्ण भी है वो 12 होने चाहिए, और मात्रा भी जयगण तैगण जयगण और रैगण के रूप में ही होनी चाहिए। पुनः हम एक बार देखते हैं इसको। वंशस्थ छंद है, ये वर्णिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं, जो क्रम से इस सूत्र को ध्यान रखेंगे, जत जर, अर्थात जयगण तैगण जयगण और रैगण के रूप में। अर्थात यही लिखा है हमने, जयगण तैगण जयगण और रैगण के रूप में होते हैं। फिर हमें उदाहरण वो ध्यान रखना, दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, सै धेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी समुत्थिता, विषाण नाना बजते सै धेनु थे। ये हमें उदाहरण भी ध्यान रखना है। अब जो अंतिम छंद है इसमें सवैया छंद,
वर्णिक छंदों में लास्ट है, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सवैया छंद है, यह वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं और इसके 11 भेद होते हैं। क्योंकि हमें वेद से तो कोई विशेष प्रश्न है वो पूछे नहीं जाते हैं, आप तो सामान्य लक्षणों में इसका उल्लेख अवश्य करते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसमें क्या है, किसी में 22 वर्ण हो सकते हैं, किसी में 23 वर्ण हो सकते हैं, किसी में 24 हो सकते हैं, किसी में 25 हो सकते हैं, किसी में 26, अर्थात कोई एक निश्चित क्रम नहीं है। तो जो 11 भेद हैं इसी के आधार पर किसी में ये 22 वर्ण होने से मालती हो गया, 23 वर्ण होने से अन्य जो इसके भेद उपभेद मालती सवैया है उनके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन आपको सामान्य रूप से ध्यान रखना कि 22 से लेकर के और 26 तक इसमें वर्ण होते हैं। उदाहरण देखते हैं। या लकुटी अरु कामवरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हूँ कल धोत के धाम करिल के कुंजन पर उबारो। अब इसमें गणों का कोई विशेष प्रावधान है नहीं, हमें केवल वर्ण गिनने हैं कि 22 से लेकर के 26 तक जो वर्ण इसमें आते हैं। यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, अर्थात इसमें कितने वर्ण आ गए? 23। अन्य के देख लेते हैं। लास्ट पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, अर्थात इसमें भी कितने वर्ण आ रहे हैं? 23 वर्ण। सामान्य रूप से हम देखें पुनः इसको, तो सवैया छंद है, ये वर्णिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं, इसके 11 भेद होते हैं और इसका उदाहरण है वो आपको ध्यान रखना है। रसखान जी का जो उदाहरण है जो हमें आसान भी है, एक दो बार अभ्यास करेंगे तो ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, बोर्ड का जो पैटर्न है उसके अनुसार छंद से संबंधित जो प्रश्न है वो एक तो वर्णिक छंदों में से और एक मात्रिक छंदों में से पूछा जाता है। मात्रिक छंदों में से पूछ लेते हैं भाई, जो छंद है उसके सामान्य किसी भी संबंधित उसके लक्षण हैं और उसका उदाहरण है वो आपको बताना है। वैसे ही एक वर्णिक छंदों में से एक छंद पूछ लेते हैं, उसके सामान्य लक्षण और उसका एक उदाहरण। 3 नंबर का मात्रिक छंदों से पूछा जाता है और 3 नंबर का वर्णिक छंदों से। कहने का मतलब ये है कि शुरू के जो 4 छंद पढ़े हैं उसमें से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा एक, और आज जो हमने 4 छंद पढ़े हैं उनमें से एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य 3-3 4-4 पंक्तियों के इनके लक्षण हैं, 4-4 पंक्तियों के इनके उदाहरण हैं। कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो 40 पंक्तियों में से आपके तकरीबन 6 नंबर हैं पूरे, क्योंकि साहित्य का है तो इसमें कोई भी नंबर है वो काटा भी नहीं जाता है। तो प्रिय विद्यार्थी, मैं इसको संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँ तो आज हमने वर्णिक छंदों में सबसे पहले द्रुत विलंबित छंद, उसका सामान्य लक्षण और उदाहरण के बारे में चर्चा की। फिर कवित छंद और उसके सामान्य अर्थ और उसके लक्षणों के और उसके उदाहरण पर चर्चा की। वंशज छंद है उसके ऊपर और उसके उदाहरणों की चर्चा की। और सवैया छंद है उसके सामान्य अर्थ और उसके लक्षण हमने और उदाहरण सहित देखे हैं। प्रिय विद्यार्थी, इसी तरह से हम एकाग्रचित्त होकर के ध्यान से हम इनको पढ़ें तो हम इसको अच्छी तरीके से आत्मसात कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हो सकते हैं, वांछित सफलता है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से एकाग्रचित्ता बना करके ध्यान रखना, इसमें एकाग्रचित्ता बहुत ज़रूरी है। उदाहरण जब याद करें तो मात्राओं का विशेष ज्ञान होना ज़रूरी है। मात्राएं आगे पीछे होगी तो फिर छंद का उदाहरण और उसके लक्षण है वो बैठेंगे ही नहीं, उनमें समरूपता नहीं हो पाएगी। आप लिखोगे कुछ और वहाँ जो लक्षण है उनके अनुसार उदाहरण में वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए प्रत्येक मात्रा को थोड़ी सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना। आसान है उतनी हमारी सावधानी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। आप अपने घरों पर सावधानी से और सामाजिक दूरी बनाते हुए
अपना जो ये महामारी का दौर चल रहा है उसमें अपने को और अपने समाज को बचाना है। धन्यवाद।